हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिमिनोलॉजी ज्ञान। और आज हम पढ़ने वाले हैं इंटेरोगेशन एंड इट्स टेक्निक्स के बारे में। आप में से काफी सारे लोगों के मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए किस तरीके से प्रिपेयर करें और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो अभी जो मेरा लेक्चर है ये लाई डिटेक्शन डिवीजन के लिए मैंने स्पेशली इस लेक्चर को प्रिपेयर किया है और मैं थ्योरेटिकल पार्ट पर ज्यादा फोकस कर रही हूँ फिलहाल के लिए। और इसके अलावा जो कॉमन क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं किस तरीके से वो क्या इंटरव्यू में पूछ रहेंगे उसके लिए एक अलग से लेक्चर में जिस दिन आपका इंटरव्यू शेड्यूल होगा उसके कुछ एक दो दिन पहले मैं उस लेक्चर को लेकर आ जाऊंगी। तो फिलहाल हम स्टार्ट कर रहे हैं इंटेरोगेशन एंड इट्स टेक्निक से, जो कि लाई डिटेक्शन डिवीजन से रिलेट करता है। ठीक है, सो दिस इज लेक्चर फर्स्ट ऑफ रिलेटेड टू लाई डिटेक्शन डिवीजन। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे आप मेरी तरफ से आए किसी भी नोटिफिकेशन को मिस नहीं करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को, दैट इज इंटेरोगेशन एंड इट्स टेक्निक्स। इंटेरोगेशन बहुत ही कॉमन वर्ड है, आपने बहुत बार सुना होगा इंटेरोगेशन वर्ड। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ रहे हैं और अब हम क्या कर रहे हैं, इसकी टेक्निक्स को भी जान रहे हैं कि इंटेरोगेशन करने के तरीके क्या क्या हैं। सो इंटेरोगेशन क्या होता है, जहां पर हम सिस्टमैटिक क्वेश्चनिंग करते हैं किसी भी पर्सन से। बेसिकली जो पर्सन होगा या तो वो सस्पेक्ट होगा, ठीक है, एक्यूज हो सकता है, ठीक है। तो हम उस पर्सन से क्वेश्चन करते हैं टू नो अबाउट क्राइम, क्राइम के बारे में जानने के लिए, क्रिमिनल्स के बारे में जानने के लिए, मोटिव क्या था क्राइम का वो जानने के लिए, और मोडस ऑपरेंडाई उस क्राइम का, यानी कि वो क्राइम किस तरीके से किया गया उसको जानने के लिए। इसके अलावा लोकेशन क्या था क्राइम सीन का, एंड इफ देर इज एनी फिजिकल एंड सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस अवेलेबल। ये सभी बातें जो हम इंटेरोगेशन में पूछते हैं। ठीक है, सस्पेक्ट या एक्यूज से हम इंटेरोगेशन के अंदर एक सिस्टमैटिक वे में क्वेश्चनिंग करते हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि इस क्वेश्चनिंग करने के तरीके बहुत अलग अलग हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तरीका जो है वो है थर्ड डिग्री मेथड। बहुत बार आपने मूवीज में भी देखा होगा या फिर आपने काफी जगहों पर ये सुना भी है कि थर्ड डिग्री मेथड का यूज किया जाता है। अब थर्ड डिग्री मेथड मूवीज में हम देखते हैं ना कि बहुत बुरी तरीके से वो किसी पुलिस पर्सनल जो है अपने लॉकअप में उस पर्सन को लेकर जाते हैं, सस्पेक्ट या एक्यूज जो भी होता है उसको, और पीटते हैं अंधाधुंध। सो उसे ही थर्ड डिग्री मेथड कहा जाता है। तो जो पुलिस है वो काफी टाइम से थर्ड डिग्री मेथड का यूज करती है इंटेरोगेशन करने के लिए। ठीक है, अब थर्ड डिग्री मेथड भी अलग अलग तरीके से किया जाता है कि इसमें मतलब हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट जो भी पर्सन है उसको ऑल सॉर्ट ऑफ टॉर्चर देते हैं, बहुत भयंकर तरीके से हम उसको टॉर्चर देते हैं ताकि वो कन्फेस कर ले, जो भी चीज उससे उगलवाना चाह रहे हैं वो कन्फेस कर ले। तो बहुत तरीके से उसको हम टॉर्चर करते हैं। तो टॉर्चर करने के भी अलग अलग तरीके, जैसे उसको बहुत ज्यादा पीटा, उसको भूखा प्यासा रखा, या फिर बहुत देर तक उसके साथ इंटेरोगेशन कर रहे हैं, उसको खाने नहीं दिया जा रहा है, उसको रेस्ट करने के लिए नहीं दिया जा रहा, तो काफी टाइम तक उसके साथ अगर इंटेरोगेशन कर रहे हैं, उसे सोने नहीं दिया जा रहा है, उसे उल्टा लटकाया जा रहा है, या फिर उसके नियर एंड डियर वंस को, मतलब उसके करीबी रिश्तेदार को या फैमिली पर्सनल में से किसी को जो है उनको टॉर्चर किया जा रहा है ताकि इस पर्सन से सच को उगलवाया जा सके। और ये तो बहुत सारे ये तो जो मेथड्स हैं ये बहुत फेमस मेथड्स हैं थर्ड डिग्री मेथड में। इसके अलावा और भी ऐसे मेथड होते हैं जो कि फेमस नहीं है ज्यादा, बट फिर भी वो क्या है, थर्ड डिग्री मेथड है और यूज किए जाते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया किसी पर्सन को, है ना, या फिर किसी को कोल्ड रूम में रख दिया। ठीक है, कोल्ड रूम के अंदर रख दिया, उसको ब्लैंकेट वगैरह कुछ प्रोवाइड नहीं किया। तो ये भी क्या है, थर्ड डिग्री मेथड है इंटेरोगेशन। इसमें भी पर्सन जो है कन्फेस कर लेता है, क्योंकि इतना ज्यादा हार्श कंडीशन, उसको इतना ज्यादा टॉर्चर करा जाता है कि फाइनली उस पर्सन को मानना ही पड़ता है। नेक्स्ट जो ये एक स्लाइड है ये हम बात कर रहे हैं कि एक रिपोर्ट दी है MHA ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक रिपोर्ट दी है जिसमें बताया गया है कि लास्ट 5 इयर्स में 669 केसेस जो हमें देखने को मिले हैं डेथ्स इन पुलिस कस्टडी के, जो कि रजिस्टर्ड किए गए हैं। ठीक है, और ये कब से कब तक का 5 इयर्स का टाइम है, ये अप्रैल 1 2017 से लेके मार्च 31 2022 का डेटा है कि इन 5 सालों में अराउंड 669 केसेस पुलिस कस्टडी में डेथ के रजिस्टर किए गए हैं।
ठीक है। और अगर हम इंडिविजुअली देखें तो 2021 से 2022 के बीच में टोटल 175 केसेस रजिस्टर्ड किए गए हैं डेथ इन पुलिस कस्टडी के, और वहीं 2021 तक में 100 केसेस रजिस्टर्ड किए गए हैं। 2019 से 2021 में 112 केसेस रजिस्टर किए गए हैं। 2018 से 2019 में 136 केसेस रजिस्टर किए गए हैं, एंड 2017 से 2018 में 146 केसेस को रजिस्टर किया गया है। ठीक है, तो ये सारे जो केसेस हैं ये पुलिस कस्टडी में डेथ के केसेस हैं। बहुत अलग अलग रीजंस होते हैं, लेकिन जनरली ऐसा माना जाता है कि पुलिस के टॉर्चर की वजह से जो है पर्सन ने या तो सुसाइड कमिट कर लिया पुलिस कस्टडी के अंदर, या फिर उसे किसी तरीके सीरियस इंजरी हो गई जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। तो ये इसका मतलब लास्ट 5 इयर्स में अराउंड 669 केसेस ऐसे देखने को मिले। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसे प्रोविजंस दे रखे हैं जहां पर हम ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट अगर हमारा वायलेशन किया जाता है तो हम कोर्ट में अपील कर सकते हैं इस बारे में। ठीक है, अब ये एक्चुअल में क्या है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन ही है, चाहे वो प्रिजनर हो, चाहे एक्यूज हो, चाहे सस्पेक्टेड पर्सन है, तो वो ह्यूमन बीइंग ही। तो अगर उसके साथ इस तरीके का टॉर्चर, इनह्यूमन बिहेवियर किया जाता है तो उसके जो ह्यूमन राइट्स है, बेसिक ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है एक्चुअली। तो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे हैं जो कि उनके अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं, जिनमें सबसे पहला आर्टिकल आता है आर्टिकल नंबर 32, जो कि कहता है कि अगर किसी आप एक पर्सन है, अगर आप एक ह्यूमन बीइंग है और आपके साथ किसी भी तरीके का ऐसा कोई एक्ट होता है जहां पर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, जहां पर आपके फंडामेंटल राइट्स का डिप्रीवेशन करा जा रहा है, आपको वो आपके फंडामेंटल राइट जो वो आपको नहीं प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 32 आपकी ये वाली बात करता है। आर्टिकल 20 क्लॉज 1 कहता है कि कोई भी पर्सन अगर ऐसा कोई क्राइम करता है जो उस वक्त पर लीगल कोर्ट में मेंशन ही नहीं था कि ये क्राइम है, तो उसको हम पनिश नहीं कर सकते, इवन दो आपको लगता है कि वो बहुत हीनियस एक्ट है, बट अगर वो लॉ में डिफाइंड नहीं है तो आप उसके लिए उसको पनिश नहीं कर सकते। ठीक है, वो तब से ही लागू होगा जब उसको लॉ में कोडिफाई कर दिया जाएगा कि इस एक्ट को अगर कोई पर्सन करेगा तो ये क्राइम है और इसके लिए पनिशमेंट दी जाएगी। उससे पहले उसको पनिश नहीं किया जा सकता। दिस इज नोन एज एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन। उसके बाद आर्टिकल 20 क्लॉज 2 कहता है प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी क्या होती है कि कोई भी एक पर्सन जो है उसको एक ही क्राइम के लिए 2 बार पनिशमेंट नहीं दी जा सकती, सेम क्राइम के लिए उसे 2 बार पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 क्या कहता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन। अब कोई पर्सन है, उसने अपने अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट दे दिया या फिर उसको हम फोर्सफुली उसको डरा धमकाकर उसको कन्फेस करवा रहे कि भाई कहो तुमने ही क्राइम किया, तो वो हम नहीं कह सकते। तो ये आर्टिकल 20 क्लॉज 3 जो है उसके अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 21 की। तो आर्टिकल 21 क्या करता है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है कि लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में के लिए प्रोटेक्शन भी हमारा आर्टिकल 21 जो है देता है। आर्टिकल 22 का जो मेन टाइटल है वो क्या कहता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या बताया गया कि अगर कोई पर्सन को जो अरेस्ट किया जा रहा है तो उसे उसके बारे में बताया जाएगा कि भाई उस पर्सन को क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, सारी उसको डिटेल्स दी जाएंगी। ठीक है, सेकेंड थिंग क्या बताया गया कि जिस भी पर्सन को अरेस्ट किया गया है उसे नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट उसको उसे पेश करना पड़ेगा मजिस्ट्रेट के सामने। अगर इसके अंदर जो जर्नी का टाइम होगा वो एक्सक्लूड किया जाएगा। ठीक है, सिर्फ मतलब 24 आवर्स के अंदर उसको पेश करना है मजिस्ट्रेट के सामने, और अगर जर्नी का टाइम ज्यादा है तो उस जर्नी के टाइम को एक्सक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन भी प्रोवाइड करता है ये, एंड उसके पास ये भी राइट है कि वो अपने पसंद के लीगल प्रैक्टिशनर यानी लॉयर से जो अपना केस को लड़वा सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप उसको अपनी मर्जी से लॉयर दें कि भाई यही तुम्हारा केस लड़ेगा, ऐसा नहीं है। जो वो पर्सन है वो अपने पसंद के लॉयर से चीजों को डिस्कस कर सकता है और अपना केस को लड़वा सकता है। नेक्स्ट जो सेक्शन है, सेक्शन 23 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 कहता है कि कोई भी ऐसा कन्फेशन जो कि पुलिस ऑफिसर के सामने दिया गया है
मतलब पुलिस ऑफिसर को ही दिया गया है, मतलब मजिस्ट्रेट उधर प्रेजेंट नहीं है, तो उस तरीके के कन्फेशंस को नहीं माना जाएगा। और ये सब किस लिए हो रहा है, ताकि पुलिस जो है वो अपना पावर्स का मिसयूज ना करे, ठीक है, इसीलिए पुलिस के सामने दिए गए किसी भी कन्फेशन को माना नहीं जाएगा, जहाँ पे सिर्फ पुलिस ही पर्सनल ही अवेलेबल है। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन नंबर 22 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। वो कहता है कि ऐसा कोई भी कन्फेशन जो कि डरा धमका कर लिया गया है, या फिर किसी तरीके का फॉल्स प्रॉमिस करके किया गया है, या किसी तरीके का प्रॉमिस करके किया गया है, या फिर डराया धमकाया गया है, या जबरदस्ती करके उससे कोई कन्फेशन लिया गया है, तो उसको भी हम नहीं मानते हैं कोर्ट के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है आपका रीड्स मेथड, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने पढ़ा थर्ड डिग्री मेथड। अब सेकंड जो इंटेरोगेशन का मेथड है वो है रीड मेथड। रीड मेथड में जैसे पुलिस इंटेरोगेशन मेथड दैट इज बेस्ड ऑन द आइडिया, ये किस आइडिया, रीड मेथड किस आइडिया पर काम करता है कि बहुत सारे क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन जो है उनको सॉल्व किया जा सकता है अगर हम सस्पेक्ट से कन्फेशन को ले लें तो, ठीक है। तो काफी आधे से ज्यादा चीजें वहीं सॉल्व हो जाएंगी अगर सस्पेक्ट जो है अपना कन्फेशन दे देता है तो। 1962 में फॉर्मर शिकागो पुलिस ऑफिसर थे जॉन ई रीड एंड फ्रेड ई इनबाउ, उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी क्रिमिनल इंटेरोगेशन एंड कन्फेशन, और वहां पर उन्होंने रीड्स मेथड का जिक्र किया था, ठीक है। तो जनरली जो रीड मेथड है वो यूएस वगैरह यानी वेस्टर्न कंट्रीज जो होती है वहां पर इस रीड मेथड का यूज किया जाता है। इसके अंदर बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं ब्रॉडली। एक पहला स्टेप होता है फैक्ट फाइंडिंग स्टेप, सेकंड होता है आपका असेसमेंट ऑफ बिहेवियर स्टेप, एंड थर्ड वन इज कन्फेशन एक्सट्रैक्शन स्टेप। जो फर्स्ट स्टेप है फैक्ट फाइंडिंग स्टेप, उसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेटर है वो क्या करता है, जितने भी केस से रिलेटेड रिलेवेंट एविडेंसेस हैं उनको कलेक्ट करता है, या इस स्टेज पर सस्पेक्ट या एक्यूज को प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं किया जाता, उन्हें बुलाया नहीं जाता या उनसे किसी तरीके की बातचीत नहीं करी जाती है। सिर्फ फर्स्ट स्टेप में क्या है, जो फैक्ट फाइंडिंग स्टेप है वहां पर रिलेवेंट एविडेंसेस को कलेक्ट करता है इन्वेस्टिगेटर, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या है आपका, असेसमेंट ऑफ बिहेवियर स्टेप। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अब हम जो सस्पेक्ट या एक्यूज है उसको बुलाते हैं, उसके साथ इंटरव्यू लिया जाता है नॉन एक्यूजेटरी मैनर में, यानी कि जहां पर हम उसको ब्लेम नहीं कर रहे कि तुमने ही क्राइम किया है और अब तुम्हें इसके बारे में डिस्कस करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर क्या है, इंटरव्यू काइंड ऑफ चीजें को लेते हैं नॉन एक्यूजेटरी मैनर में, ताकि हम बिहेवियर को एसेस कर पाए उस पर्सन के, एंड उसके अगर कोई और सोशल ट्रेट्स है उसको भी हम एसेस कर पाए, ठीक है। इसके लिए हम ये बिहेवियर स्टेप जो है फॉलो करते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है कन्फेशन एक्सट्रैक्शन स्टेप। कन्फेशन एक्सट्रैक्शन स्टेप के अंदर क्या होता है, अगेन 9 स्टेप्स होते हैं टोटल इसके अंदर, ठीक है। तो स्टेप 1 के अंदर क्या होता है, डायरेक्ट पॉजिटिव कन्फ्रंटेशन। इसमें क्या होता है, जो इंटेरोगेटर है वो सब्जेक्ट को एक्यूज करता है, एक्यूज कर देता है कि उसे बोलता है कि क्राइम तो तुमने ही किया है, हमारे पास सारे प्रूफ्स अवेलेबल हैं, बट आपको क्या है मानना है, अगर आप कन्फेस कर देते हैं तो मतलब अब आपके पास बचने का कोई तरीका नहीं है, अब आपको मानना ही पड़ेगा कि जो है ये आपने किया, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली एक्यूजेटरी इन नेचर। स्टेप 2 जो होता है थीम डेवलपमेंट का, ठीक है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो इंटेरोगेटर है वो एक नैरेटिव काइंड ऑफ चीजें प्रोवाइड करता है, जिसमें हम सस्पेक्ट को इस तरीके से बोलते हैं कि आपने जो किया, अगर कोई और भी उस सिचुएशन में होता तो वही करता। हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं उसके एक्ट को, उस पर्सन से हम इस तरीके से बात करते हैं कि भाई आपने जो किया है, अगर उस कंडीशन में कोई और भी होता तो वो भी यही करता। तो मोरली और साइकोलॉजिकली हम क्या कर रहे हैं, एक्सेप्टेबल जस्टिफिकेशन दे रहे हैं उस पर्सन के एक्शन को, ठीक है। स्टेप 3 क्या होता है, हैंडलिंग डिनाइल्स। इसमें हम क्या करते हैं, हम टेक्निक्स यूज करते हैं, जैसे कि हम उसे कह देंगे कि भाई आप किसी और को ब्लेम कर दो, अगर आपको किसी और ने फंसाया है आप उसको उसका नाम बता दो, या फिर कोई और ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन अगर उनको चाहिए कि बताओ आप कि आपने नहीं किया तो किसने किया। तो हम क्या कर रहे हैं, उसमें क्या कर रहे हैं, ऑफेंस के जो ब्लेम है उसको मिनिमाइज करो, उसके इफेक्ट को मिनिमाइज करके उसको बता रहे हैं कि भाई आपने नहीं किया, आपको किसी ने उकसाया है तो वो बता दो, आपको किसी और ने बोला है करने के लिए तो वो बता दो, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, उसके हैंडलिंग उसके डिनाइल्स को हैंडल कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेप 4 में, उसमें क्या होता है, ओवरकमिंग ऑब्जेक्शन। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम जो सस्पेक्ट के जो कॉन्फिडेंस है उसमें उसको हम थोड़ा कम कर देते हैं। कैसे, हम अपनी स्टोरी जो हमने सोची हुई है हम उसको बताते हैं कि भाई हुआ ऐसे होगा, इस तरीके से हुआ होगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से सस्पेक्ट कॉन्फिडेंस को कम कर रहे हैं और उसको गिल्ट
इंड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं ना। 5 के अंदर आ जाता है प्रोक्यूरमेंट एंड रिटेंशन ऑफ द सस्पेक्ट अटेंशन। ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो इन्वेस्टिगेटर है वो इस तरीके से सस्पेक्ट के अटेंशन को अपनी तरफ करता है और उसको बोलता है कि भाई हम आपकी सिंसियरिटी में बिलीव करते हैं। ठीक है, आप आपके ऊपर मतलब हमारे साथ हमारी आपके साथ बहुत सहानुभूति है, इस तरीके से बातें करता है। तो जो सस्पेक्ट है या अक्यूज्ड है वो ही मे स्टार्ट वीपिंग। स्टेप 6 में क्या होता है, इंडिकेशन ऑफ गिल्ट। देखो अब कोई पर्सन है जो आपके सामने रो रहा है जिससे आप बात कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब हो गया, इससे जो है इंटेरोगेटर वो इन्फर कर रहा है कि जो वीपिंग है वो क्या है, इट इज एन इंडिकेशन ऑफ हिज गिल्ट। अगर कोई पर्सन रो रहा है आपके सामने कि हाँ मुझसे हो गई गलती, इस तरीके से करके अगर बात कर रहा है, तो ये क्या है, उसके गिल्टी होने का प्रूफ दे रही है कि हाँ भाई पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप को मान रहा है कि हाँ उसने गलत किया है। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है स्टेप नंबर 7, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, उसको एक ऑल्टरनेटिव मेथड बताते हैं। भाई उसको बोलते हैं, हम उसको दो कहानी सुनाते हैं, या तो आपने ऐसे किया होगा तो ऐसे हुआ, या फिर आपने ये किया होगा तो अब उसमें हम क्या कर रहे हैं, अक्यूज को जो क्या कर रहे हैं, अक्यूज को देखो मानना तो दोनों में से कोई एक ना एक होगा ही। तो अब क्या कर रहे हैं हम, लेस टॉर्चरस जो होगा, एक्यूज उसको मानता है कि ठीक है चलो हाँ यही वाली बात है, हम मैंने ये इस चीज को किया। तो एक टॉर्चरस वाला तरीका है, एक नॉन मतलब मानना उसको। हम फाइनली क्या कर रहे हैं, इस पर्सन को जो सब्जेक्ट हमारा उसको हम एक्यूज बना ही रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब क्या है, तरीका थोड़ा सा घुमा दिया है हमने। स्टेप 8 के अंदर क्या है, हम ब्रिंगिंग द सस्पेक्ट इनटू कॉन्वर्सेशन। अब एक्यूज ने क्या करा, जो भी लेसर इविल, जो भी कम जिसके अंदर पनिशमेंट मिलने के चांसेस हैं, वहां उसको वो चूज कर लेता है। तो एक्चुअली क्या करा, उस पर्सन ने अपना कन्फेशन कर लिया है ना, इनडायरेक्टली से, बट कन्फेशन उसने कर लिया। नाउ द इंटेरोगेटर प्रोनाउंसेस दैट द एक्यूज हैज कन्फेस्ड टू द क्राइम। अब यहाँ पर इस स्टेज पर इंटेरोगेटर को लग जाता है कि ओके एक्यूज पर्सन ने जो है अपने क्राइम के लिए कन्फेस कर लिया है। देन आ जाता है आपका स्टेप 9, जो कि कन्फेशन का ही होता है। अब इन्वेस्टिगेटर जो क्या है, कहता है कि सब्जेक्ट को कि भाई आपने जो भी अभी कन्फेस किया उसको वापस रिपीट करो, और उसको या तो ऑडियो में, वीडियो में या राइटिंग फॉर्म में उसको रिकॉर्ड कर लेता है। ठीक है, उसके बाद वो एक्यूज से उस रिटन स्टेटमेंट पर साइन करवा लेता है। तो ये 9 स्टेप्स थे रीड्स मेथड के। तो आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक और मेथड की। अभी तो हमने 3rd डिग्री मेथड पढ़ा, रीड मेथड पढ़ा, अब हम बात कर रहे हैं हमारे पीस टेक्निक की। ठीक है, पीस मेथड की। इसमें ये कहाँ पर डेवलप हुआ था, ब्रिटेन में। जैसे कि हमारा रीड मेथड जो था वो यूएस में हुआ था, ये ब्रिटेन में हुआ है। और यहाँ पर जो इंटेरोगेटर और सस्पेक्ट के बीच में जनरली क्या होती है, बातचीत होती है। तो ये काइंड ऑफ इंटरव्यू है रेदर देन इंटेरोगेशन। मतलब बेसिकली ये नॉन एक्यूजेटरी नेचर का है। हम क्या कर रहे हैं, हम सस्पेक्ट की बात को सुन रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम उसको ब्लेम नहीं कर रहे कि अच्छा तुमने ही क्राइम किया, बताओ कैसे किया, क्यों किया, ये सारी चीजें नहीं करते। हम सिंपली उससे क्या कर रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, उससे जानना चाह रहे हैं कि भाई तुमने कितना देखा, क्या पता है तुमको, अगर कोई रेलेवेंट डिटेल्स है तो हमें बता दो। ठीक है, सो इट इज द फेवरेट मोड इन मेनी कंट्रीज। काफी सारी कंट्रीज में इसको फेवरेट मोड माना गया है। बहुत अच्छे तरीके से अगर आप सस्पेक्ट से जो है इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, तो ये काफी एक्सेप्टेड मेथड है, पीस मेथड। और इससे क्या होगा, जो फॉल्स कन्फेशंस होते हैं, जो डरा धमका कर लिए जाते हैं, वैसा कुछ नहीं होगा। और इट इज ऑल्सो ह्यूमेन एंड लॉजिकल। ठीक है, ह्यूमेन भी है और लॉजिकल मेथड भी है। नेक्स्ट जो पीस टर्म मैंने भी बताया, इसमें हर ये क्या है, एक एक्रोनिम है जिसमें पी स्टैंड्स फॉर प्लानिंग। तो इसके अंदर सबसे पहला क्या होता है कि प्रिपरेशन एंड प्लानिंग करता है कौन, इंटेरोगेटर। वो क्या करता है, एक इंटरव्यू प्लान बनाता है जिसमें क्या करते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं जैसे इंटरव्यू के, उसको उस पर फोकस करता है। इंटरोगेशन का ऑर्डर क्या रहेगा, क्या क्या हमें टॉपिक कवर करने हैं, किन किन पॉइंट्स को मतलब प्रूव करना जरूरी है, ऑफेंस कि ऑफेंस हुआ है इस चीज के लिए। तो ये सारी चीजें जो है प्लानिंग के अंदर आएंगी, जहां पर प्रिपरेशन और प्लानिंग होती है। नेक्स्ट जो है पीस में ई वर्ड जो है, उसका मतलब होता है एंगेज। इसका मतलब जो इंटेरोगेटर है वो क्या करेगा, सब्जेक्ट को एंगेज करेगा अपनी बातों में, और उसको बताएगा कि वो ये इंटरव्यू क्यों कंडक्ट करवा रहा है और उसके इंटरव्यू के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। और वो क्या करता है, जो सब्जेक्ट है उसको एनकरेज करता है कि भाई आप अपना वर्जन बताओ कि तुमने क्राइम में क्या देखा, तुमको क्या लगता है किसने क्राइम किया है। इस तरीके से उससे बातचीत करी जाती है और उसको एनकरेज किया जाता है कि आप इंफॉर्मेशन दो। ठीक है,
और ऐसा कहा, और वो इंटेरोगेटर जो है वो सब्जेक्ट को ऐसे कहता है कि जो भी आपको लगता है कि रिलेवेंट है आप उसके बारे में बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो आ जाता है आपका ई के बाद ए, दैट इज अकाउंट। तो जो इंटेरोगेटर है यहाँ पर उससे अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस पूछता है कि भाई कैसे चीजें हुई, ठीक है। किस तरीके, क्या मोडस ऑपरेंडाई रहा, क्या क्राइम सीन रहा, इस तरीके से इंटेरोगेटर जो है उससे शॉर्ट क्वेश्चंस पूछता है। तो और ऑल्सो एक चीज जो ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पर जो सवाल पूछे जाएंगे वो फ्री, डबल मीनिंग से फ्री होने चाहिए, मतलब उसमें डबल मीनिंग कुछ नहीं पूछा होना चाहिए, और साथ ही साथ शॉर्ट होने चाहिए ताकि जो सब्जेक्ट है उसको किसी तरीके का कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट जो आ जाता है आपका सी, सी जो टर्म है दैट इज क्लोजर। अब यहाँ पर जो इंटेरोगेटर है भाई ऐसे ही इंटेरोगेशन खत्म नहीं करना चाहता, तो वो इंटरव्यू का एक जीस्ट जो है कि क्या उसने निचोड़ निकाला इस पूरे इंटरव्यू में, जब उससे उसने सब्जेक्ट से बात करी तो क्या निचोड़ निकाला वो, और वो सब्जेक्ट को बताते हैं और उसके साथ साथ उसको बोलते हैं कि अगर इसमें कोई चेंजेस हैं, जैसे आपको लगता है कि आपने ये स्टेटमेंट नहीं ये स्टेटमेंट बोला था, तो आप हमें बता सकते हैं, किसी तरीके कोई अमेंडमेंट करना, कोई चेंज करना है तो वो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। और वो क्या ऑल्सो हिंट क्या करता है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो वापस भी मिलेंगे या मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया पीस में जो सी टर्म है, सी वर्ड है, उसके लिए डिस्क्रिप्शन था। नेक्स्ट वन इज जो लास्ट ई अल्फाबेट, उसके लिए क्या है, इवेल्युएट। यहाँ पर क्या करता है इंटेरोगेटर, जो उसने इंटेरोगेशन किया है उसको इवेल्युएट करता है, पहले इवेल्युएट द परफॉर्मेंस, और फिर उसके बाद सेकंड क्या करता है कि अगर कोई और एक्शन जरूरी है, ठीक है, कि इसको फर्दर रिकॉर्ड करना चाहिए, वीडियो में भी रिकॉर्ड करना चाहिए, ऑडियो में भी रिकॉर्ड करना चाहिए, तो अगर इसी तरीके का कोई और एक्शन रिक्वायर्ड है तो वो भी इन्फॉर्म करता है, मतलब इवेल्युएट करता है। एंड एक्सेस इफ द फैक्ट्स रिवील्ड इन द इंटरव्यू फिट्स विद अदर फैक्ट्स। और हम क्या करते हैं यहाँ पर जो इंटरव्यू के दौरान जो भी हमें फैक्ट्स रिवील्ड हुए हैं, क्या वो बाकी फैक्ट से किसी तरीके से मिल रहे हैं, तो वो सारा काम जो होता है इवेल्यूशन वाले पार्ट में आता है जो कि इंटरोगेटर करता है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, और इससे रिलेटेड अगर कोई भी आपके डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहां पर जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।